बुक। तो स्टूडेंट्स काइंडली कंफर्म करें कि आप लोगों को मेरी जो स्क्रीन है विजिबल है। यस सर। ओके, तो आज हमारा वीक 3 डे 3 है, और आज जो हमारा फोकस होगा वो पाइथन के अंदर यूज़र से कैसे इनपुट ले सकते हैं, यूज़र को कैसे आउटपुट दिखा सकते हैं, और उसके अलावा असाइनमेंट ऑपरेशन क्या होता है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, इन पे आज हमारा फोकस होगा। उसके अलावा हम कुछ ऑपरेटर्स और पढ़ेंगे, जैसे कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो आज की क्लास हमारी इसके अराउंड रिवॉल्व करेगी। अच्छा, बिफोर वी बिगिन टुडेज क्लास, स्टूडेंट्स आप लोग ये बता सकते हैं कि आप लोगों ने कल क्या पढ़ा था पाइथन की क्लास में। कल मैम ने आपको क्या पढ़ाया था, थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। कल हमने बेसिक सर हमने जो टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स वो पढ़े थे। एक होते स्ट्रिंग और फ्लोट इंटीजर, इस तरह की जी। चीज़ें। ओके, तो कल हमने टाइप्स पढ़ी थी कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स के टाइप क्या होते हैं। अच्छा। अच्छा, अगर टीचर्स, अगर स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं क्लास में तो उनसे पूछ सकते हैं क्या। आई थिंक दे स्टूडेंट आपको बता सकते हैं कि कल हमने कौन कौन से डेटा टाइप्स पढ़े थे, अगर आप लोगों को याद हो। मॉनिटर के प्लीज आप चेक कर सकते हैं क्या, मे बी इनके साइड पे कोई ऑडियो का इशू तो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम स्टूडेंट्स, सलाम। आपको आवाज़ आ रही है सर की? जी मैम, आ रही। सर वॉइस का तो कोई इशू नहीं है, आपकी आवाज़ क्लियर आ रही है। और माइक भी अलाउ किया हुआ है मैंने स्टूडेंट्स को। ओके। आ रही है चल, सर आपकी आवाज़। चलें, ठीक है। मैम आप चलिए फिर चैट हम। में लिख के बता दें अगर आपको आवाज़ आ रही है। हम्म, ओके मैम। ओके, चलें फिर कंटिन्यू करते हैं। मे बी उनके साइड का कोई इशू है। तो कल कल की क्लास का रिकैप करते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था, कल हमने पढ़ा था कि पाइथन में डेटा टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, फ्लोट्स क्या होते हैं, और स्ट्रिंग्स क्या होता है। ठीक है, तो वहीं से शुरू करते हैं। तो वेरिएबल बेसिकली क्या होता है, जैसे कि कुछ भी हम लोग जब पाइथन या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ टाइपिंग कर रहे होते हैं, तो अक्सर हमें जो है, जो वैल्यू है उसको कहीं स्टोर करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई बंदा आप आके किसी वेबसाइट पे रजिस्टर कर रहे हैं, तो आपका एक नेम है, सही है। अब वो जो नेम है वो वेबसाइट कहीं ना कहीं स्टोर करी होगी, नेम का एक वेरिएबल बनाएंगे वो लोग, और वहाँ पे वो लोग बोलेंगे कि यूज़र जो आके नेम दे रहा है उसको स्टोर कर रहे हैं हम नेम के इस वेरिएबल में। अब अगर आप कहीं पे भी उस नेम के वेरिएबल को प्रिंट करेंगे, तो आपके पास जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है वो प्रिंट होगी। जैसे मैं यहाँ पे अगर करूँ प्रिंट नेम, जी,
तो मुझे जो है इसकी जो वैल्यू है वो नज़र आ रही होगी। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो वेरिएबल का काम क्या है कि वो वैल्यू को स्टोर करता है। अच्छा। अच्छा, फिर उसके बाद हमने लास्ट क्लास में और ये भी पढ़ा था कि हमारे पास जो है कितनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स होती हैं जो कि हम कॉमनली यूज़ कर रहे होते हैं। नेटिव डेटा टाइप्स कौन सी होती हैं? ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नंबर होती है। जैसे लेट से एज अगर किसी की लिखनी है मैंने, तो वो एज जो है मैं एक इंटीजर में लिखूंगा, तो ये एक नंबर है। अगर मैं इसकी डेटा डेटा टाइप चेक करना चाहूँ तो अगर मैं इस पर टाइप का ऑपरेशन लगाऊं और ब्रैकेट के अंदर मैं पास करूं एज का वेरिएबल, तो इट विल टेल मी कि इसकी जो टाइप है वो आईएनटी मतलब कि इंटीजर है। इंटीजर मींस ऐसा नंबर जिसके आगे कोई डेसिमल पॉइंट ना हो। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास नंबर्स में ही एक और नंबर की टाइप होती है, इसको हम कहते हैं डेसिमल नंबर्स। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अक्सर उसको हम फ्लोट कह रहे होते हैं। अब फ्लोट की एग्जांपल क्या हो सकती है? जैसे किसी बंदे की परसेंटेज है, तो परसेंटेज या फिर अगर आप कह सकते हैं मार्क्स हैं, और किसी बंदे के जो मार्क्स हैं वो 80.5 है, तो यहाँ पे जो पॉइंट है इसकी वजह से जो नंबर है इसको हम डेसिमल नंबर या फ्लोट कहते हैं। अब अगर मैं इस वेरिएबल की टाइप चेक करूँ तो देखें इसकी डेटा टाइप है फ्लोट। ठीक है। अच्छा, ये हमने पढ़ लिया कि दो डेटा टाइप्स कौन सी कॉमन होती हैं। अच्छा, इसके अलावा जो मैंने अपना नेम प्रिंट किया था, क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि उस नेम की डेटा टाइप क्या होगी? क्या वो नंबर है? नहीं सर, स्ट्रिंग है सर। ठीक है। जैसे आपने बताया इस तरीके से जो नेम है उसकी अगर मैं डेटा टाइप यहाँ पे प्रिंट करने की कोशिश करूँ तो वो दिखाएगा कि एस टी आर की फुल फॉर्म है स्ट्रिंग। ठीक है। तो ये हमने तीन कल बेसिक डेटा टाइप्स पढ़ी नहीं। अच्छा। अच्छा, जो है स्टूडेंट, एक चीज़ यहाँ पे हम याद रखते हैं कि जब भी कोई अच्छा प्रोग्रामर कोड लिखता है तो वो एक बात का बहुत ख्याल रखता है। अभी तो हम लोग बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं ना, लेकिन जैसे जैसे आप लोग कोड लिखोगे तो आप लोग देखोगे कि आप थाउजेंड्स ऑफ लाइंस का कोड लिखना स्टार्ट कर दोगे। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं किसी एक ऑनलाइन लाइब्रेरी की। ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको इस लाइब्रेरी की एग्जांपल देता हूँ। अब मैं यहाँ पे आके देखता हूँ ना, तो यहाँ पे अगर मैं इनके एक किसी इनकी कोई फाइल खोलूँ जिसमें मैंने कोड लिखा हुआ है, तो फॉर एग्जांपल हम इनकी आ, ये वाली फाइल खोल लेते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इस फाइल में कितना सारा कोड है ना? अब मैं किसी भी यहाँ पे इनकी फाइल खोलूँ ना, देखें आप लोगों को कितना सारा कोड नजर आ रहा है। तो इसमें इश्यू क्या होता है कि जब भी हम लोग इतना सारा कोड लिखते हैं अक्सर, तो मसला क्या होता है कि जब हम लोग अपने कोड को दोबारा विजिट करते हैं ना, तो हमें पता नहीं होता कि हमने जो है वेरिएबल जो बनाए थे वो क्यों बनाए थे या ये फंक्शन क्या काम करता है। तो अक्सर अच्छे प्रोग्रामर की निशानी क्या होती है कि जब भी वो कोड लिखता है तो वो मेक श्योर करता है कि कोडिंग की बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करे। कोडिंग की बेस्ट प्रैक्टिसेस में एक प्रैक्टिस होती है अच्छी नेमिंग। नेमिंग क्या होती है? नेमिंग बेसिकली ये होती है जब भी हम कोई वेरिएबल बनाएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि उसको ऐसा नेम असाइन करें कि जो पढ़ने वाले के लिए आसानी करे। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक एप्लीकेशन बना रहे हो और आपको कोई बंदा बोलता है कि यार मुझे जो है ना अपना सब्जेक्ट इंटर करना है कि जिस सब्जेक्ट में मैं डिग्री करना चाहता हूँ या जिस सब्जेक्ट में मैं पढ़ना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि मैं इंजीनियरिंग पढ़ना चाहता हूँ। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं कोई ऐसा नेम दे दूँ उसको, मैं बोल दूँ एक्स, एक्स इज इक्वल टू इंजीनियरिंग। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे मसला ये नहीं है, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा एक्स तब भी इंजीनियरिंग ही प्रिंट होगा। लेकिन इशू क्या है आप लोग बता सकते हैं यहाँ पे क्या इशू है इस वेरिएबल एक्स के साथ? एनीवन? क्लास कोई भी बता दे कि इस वेरिएबल एक्स के साथ कोई इशू है क्या?
सर क्वेश्चन रिपीट जी, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो वेरिएबल हमने एक्स लिखा है और उसकी वैल्यू इंजीनियरिंग सेट करी है, तो क्या इस वेरिएबल के साथ कोई इशू है? जो हमने इसका नाम दिया है, क्या इसमें कोई मसला है? नो सर। जी बिल्कुल, अगर हम फंक्शनली बात करें, अगर हम कोडिंग के हिसाब से बात करें, तो इसमें कोई मसला नहीं है। ये भी वो रिजल्ट देगा जो कि मैं कोई और नेम देता तो वो रिजल्ट देता। लेकिन यहाँ पे मसला क्या है कि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे कोड, अगर कोई आपका कोड पढ़ेगा तो उसको पता लग जाएगा कि ये एक ऐसे डेवलपर ने लिखा है जिसने अभी अभी कोडिंग सीखना शुरू करी है। वो क्यों? क्योंकि इसका जो नेम है वो मीनिंगफुल नहीं है। मीनिंगफुल मतलब कि एक्स का कोई मतलब नहीं है। अगर मैं इसकी जगह लिखता सब्जेक्ट, तो अगर आप मेरा कोड लिख पढ़ोगे तो आपको अंदाजा होगा या आपको एक तरीके से समझ आ जाएगा कि यार इस बंदे ने जो है सब्जेक्ट में इंजीनियरिंग जो है स्टोर करा है। तो यही फर्क होता है गुड नेमिंग और बैड नेमिंग में। अभी भी कोड मेरा काम वही करेगा, लेकिन क्या होगा कि दूसरे बंदे के लिए जो मेरे अलावा जो कोड पढ़ रहा है, उसके लिए भी जो कोड है ये ज़्यादा समझ आने वाला बन जाएगा। तो अच्छे प्रोग्रामर की निशानी होती है कि जब भी वो कोड लिखता है तो इस तरीके से लिखता है कि दूसरा बंदा जिसने वो कोड आज से पहले नहीं पढ़ा, वो पहली दफ़ा वो कोड पढ़े और समझ जाए कि इसमें क्या हो रहा है। ठीक है। तो एक चीज़ तो हमने सीखी, गुड नेमिंग। सही है, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं कि नेमिंग हमें हमेशा अच्छी करनी है। गुड नेमिंग। ठीक है, ये गुड नेमिंग की एग्जाम्पल हो गई। अगर इसके साथ अगर हम लोग लिख दें एक्स इक्वल टू इंजीनियरिंग, तो ये एक बैड नेमिंग की एग्जाम्पल हो गई। गॉट इट स्टूडेंट्स? यस सर। अच्छा, यहाँ पे अच्छा, अभी तक तो हमने जो वो पढ़े हैं, आ, यहाँ पे जो हमने वेरिएबल डिफाइन करें उसमें एक ही वर्ड है। यहाँ पे अब मैं आपको दो चीज़ें, एक चीज़ आपको और पढ़ाता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ और है कि जब हमारे पास किसी किसी वेरिएबल में ऐसा होगा कि मल्टीपल, एक से ज़्यादा जो है वर्ड्स होंगे। जैसे मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे स्टोर करना है कि बंदा जो है मेरे जो है उसने प्रोग्राम कौन से दिन चलाया, डे ऑफ द वीक स्टोर करना है। तो ये डे, किस दिन उसने चलाया प्रोग्राम। अब लेट से अगर आप वेडनेसडे है आज, तो मैंने वेडनेसडे को स्टोर करना है किसी वेरिएबल में। अब मुझे जो है अपने वेरिएबल का नाम लिखना है कि आज हफ्ते का कौन सा दिन है, तो इसको मैं कहता हूँ डे ऑफ द वीक। अच्छा स्टूडेंट्स, क्या मैं ऐसे नेम डिक्लेयर कर सकता हूँ? नो। वाई? क्यों नहीं कर सकता मैं ऐसे नेम डिक्लेयर? कोई बता सकता है कि क्या इशू है इसमें, ऐसे अगर हम नेम डिक्लेयर करेंगे तो? सर इसमें वेरिएबल में ज़्यादा गैप, ज़्यादा वो जी शो हो रहे हैं। जी, स्पेस आ रहा है ना, तो स्पेस इशू है। तो वेरिएबल का नाम बताते वक्त जो है हम लोग कभी भी इसमें स्पेस नहीं रख सकते। ठीक है, एक तो ये इशू हमने पकड़ लिया इसका और इसको रिजॉल्व कर दिया। ठीक है। अच्छा, तो क्या मैं अपने वेरिएबल का नाम नंबर से स्टार्ट कर सकता हूँ? नो सर, इसको नहीं। अंडरस्कोर से वो जी स्टार्ट कर सकते हो। जी बिल्कुल। तो कभी भी मैं अपना वेरिएबल का नाम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकता, ये पाइथन के कुछ रूल्स हैं। अच्छा, अच्छा स्टूडेंट्स, ये तो आप लोगों को पता है कि इसका नाम डे ऑफ द वीक था, तो आप लोग पढ़ पा रहे हैं इसको। लेकिन अगर आप लोग देखो किसी ऐसे बंदे के नज़रिए से जिसने पहले मेरा कोड नहीं पढ़ा हुआ, तो उसको समझ नहीं आएगा कि इसको कैसे अलग अलग करके पढ़ेंगे, सही है, डे ऑफ द वीक को। तो उसके लिए हमें इसको और रीडेबल बनाना है। तो उसके दो तरीके होते हैं, जिससे कोडिंग में हम लोग ऐसे वेरिएबल्स के नाम जिसमें मल्टीपल अल्फ़ाबेट्स, जिसमें मल्टीपल वर्ड्स हैं, उसको ब्रेक करते हैं। एक को हम कहते हैं कैमल केस। कैमल केस क्या होता है कि आप लोग जब भी एक एक नया वर्ड स्टार्ट होता है तो उसका पहला लेटर कैपिटल कर देते हो। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो डे ऑफ द वीक में मैंने ओ को कैपिटल करा, टी को कैपिटल करा और डब्ल्यू को कैपिटल करा। तो अगर कोई बंदा पढ़ेगा तो उसको पता लग जाएगा कि हाँ भाई, जो नया वर्ड शुरू हो रहा है इस वेरिएबल के नाम के अंदर, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है। इसको हम कहते हैं कैमल केस। क्या कहते हैं इसको हम?
कैमल केस सर। कैमल केस। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक और जो तरीका होता है, उस तरीके को देख लेते हैं। टीचर आप अपना माइक म्यूट कर लें, आई थिंक उससे जो है आवाज़ ठीक हो रही है। अच्छा, एक और तरीका हमारे पास कौन सा है वेरिएबल्स का नाम लिखने का, उसको हम कहते हैं स्नेक केस। में जो नेमिंग हम करते हैं इस तरीके से करते हैं कि आप जो वर्ड खत्म होता है वेरिएबल के नाम के अंदर, उसके बाद हम डैश डाल देते हैं। इसको हम प्रोग्रामिंग के ज़माने में कहते हैं स्नेक केस। ओके। ओके सर। अच्छा, तो अच्छा वैसे आप लोग बताएंगे कि गुड नेमिंग क्यों ज़रूरी है और बैड नेमिंग क्यों अच्छी चीज़ नहीं होती, जो आप लोगों को समझ आई है। कोई एक फ़ायदा बताएं गुड नेमिंग करने का, कि आप गुड नेमिंग करेंगे तो आपको ये फ़ायदा होगा। सर गुड नेमिंग करेंगे तो इससे इजीली कोड को वो कर सकते हैं, समझ अंडरस्टैंड सकते कर हैं। सकते हैं, समझ जी सकते हैं रेट करने वाले। जी जी बिल्कुल। हमेशा अच्छे प्रोग्रामर की निशानी होती है कि जो कोड लिखता है उसको रीडेबल होना चाहिए। अच्छा, ये सिर्फ उसके लिए ज़रूरी नहीं होता कि अगर हम किसी और को अपना कोड दिखाना चाहते हैं या फिर टीचर को दिखाना चाहते हैं या प्रोफेसर को दिखाना चाहते हैं तो हमारा कोड अच्छा हो। ये हमारे अपने लिए भी ज़रूरी होता है, क्योंकि अक्सर जो है जब आप प्रोग्रामिंग में काम कर रहे होते हो तो आप रोज़ थाउजेंड्स ऑफ लाइन का कोड लिख रहे होते हो। अगर आप 3 महीने बाद 6 महीने बाद आके देखोगे तो आपको नहीं पता लगेगा कि आपने ये वेरिएबल क्यों बनाया था, ये फंक्शन क्यों बनाया था। तो उस वक्त क्या काम आता है, उस वक्त काम आता है अच्छी नेमिंग करना, अच्छा अच्छे अच्छे कमेंट्स ऐड करना अपने कोड में, ताकि जब आप आके देखो तो आपको कोड आपका समझ आ सके। तो जब मैंने प्रोग्रामिंग शुरू की थी तो हमारे एक सर हुआ करते थे आईओटी ये PIISC के अंदर, उनका नाम था सर इंजमाम। सर इंजमाम, अगर आप लोग कोई जो है उनको जानते हो, डॉक्टर जिया को, तो उनके साथ होते थे। तो उन्होंने हमें एक बात बताई थी। तो वो बता रहे थे कि उनके साथ एक प्रोग्रामर होते थे, वो कोडिंग करते थे ना। तो उन्होंने इसी किस्म का एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम उन्होंने एक्स या वाई सिस्टम पर रख दिया। और उनसे जब किसी ने पूछा कि आप इस वेरिएबल का नाम, ये वेरिएबल का मतलब क्या है, कि इसके नाम का मतलब क्या है, तो ये वेरिएबल क्या करता है, तो उन्होंने बोला ये मुझे पता है और मेरे अल्लाह को पता है। ठीक है। लेकिन जब उनसे 6 महीने बाद जब उन्होंने उस अपने कोड को दोबारा देखा तो फिर उनको अंदाज़ा हुआ कि अब ये सिर्फ अल्लाह को पता है कि क्या करता है। तो इसलिए स्टूडेंट्स, अच्छी अच्छी जो नेमिंग होती है बहुत ज़रूरी होती है ताकि आप अपने कोड को ही समझ सकें। ठीक है। अच्छा। यस सर। अब अच्छा, अब आगे चलते हैं, सही है, अपने कोड के अंदर। अब आज का जो हमारी क्लास है उस पर आ जाते हैं। अच्छा, अच्छा स्टूडेंट, अगर आप लोग देखो तो कोई भी इंटरफेस अगर हम बनाएं, भले वो आप एक कोई गेम बनाएं, आप एक एप्लीकेशन बनाएं, या आप एक मोबाइल की एप्लीकेशन बनाएं, तो उसमें दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं। एक इनपुट लेना यूज़र से और एक आउटपुट लेना। सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं चैट जीपीटी की। चैट जीपीटी को आप लोग इनपुट देते हो, राइट। जब हम प्रॉम्प्ट लिखते हैं तो हम इनपुट दे रहे होते हैं उसको, और फिर जो है चैट जीपीटी हमें आउटपुट दे रहा होता है। ठीक है। जो हमें रिजल्ट नज़र आता है वो आउटपुट होता है। ठीक है। तो किसी भी इंटरफेस को जब हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो उस पर इनपुट का भी हमारे पास ऑप्शन होता है और एक आउटपुट का ऑप्शन भी होता है। तो जैसे कि अगर हम एक सिंपल एग्जांपल ले लें किसी कैलकुलेटर की, या मैं गूगल पे ही कोई कैलकुलेटर खोल लेता हूँ। आप लोगों को मेरी स्क्रीन पे कैलकुलेटर नज़र आ रहा है। यस सर। तो अब यहाँ पे जैसे कि ये है, यहाँ पे अगर मैं कोई बटन प्रेस कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बेसिकली इसको मैं एक इनपुट दे रहा हूँ। ठीक है। और ये मुझे आउटपुट दे रहा है। तो इनपुट देना और आउटपुट वापसी कंप्यूटर का हमें शो करना, ये एक बेसिक फंक्शन होते हैं किसी भी जो है प्रोग्राम के। अच्छा, तो अभी हम देखते हैं कि पाइथन में हम इनपुट कैसे ले सकते हैं और आउटपुट कैसे दे सकते हैं।
अच्छा, तो फिर अब हम देखते हैं कि यहाँ पे इनपुट कैसे लेंगे यूज़र से। अब लेट से मैंने एक वेबसाइट बनानी है जिसमें यूज़र को आके, अब जैसे कि अगर हम बात करें जो हमारा iCode गुरु का फॉर्म है या फिर हमारा फॉर्म है जो हमें फिल करना होता है, हमें यूज़र से पूछना होता है कि भाई आप कौन सी क्लास में हैं, आपने कहाँ से पढ़ा हुआ है, आप कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इनपुट्स हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम एक प्रोग्राम में इनपुट कैसे लेते हैं। अच्छा, लेट से हम यूज़र से चाहते हैं कि उसका जो नेम है वो हम इनपुट ले लें। तो पाइथन में क्या तरीका है, पाइथन में तरीका है कि आप इनपुट का ऐसे करके कीवर्ड यूज़ करोगे। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोग देखो ना, यहाँ पे जब भी मैं कोई वर्ड स्टार्ट करता हूँ ना टाइप करना, तो हमेशा जो मेरे पास अच्छा टूल होता है ना, तो मुझे कुछ चीज़ें सजेस्ट करना शुरू कर देता है। आप लोग आप लोगों को पता है इस टूल को क्या कहते हैं? चलिए मैं बता देता हूँ। इसको कहते हैं, इसको ना हम इंटेलिजेंस कहते हैं। अच्छा, अब इंटेलिजेंस में अगर आप लोग देखो ना कि जब हम लोग कोई वर्ड लिख रहे होते हैं, तो ये इसके साथ साथ ना एक एक ना आइकन भी दिखा रहा होता है। एक वर्ड वर्ड दिखा रहा है, उसके साथ ये एक इसका लोगो भी आ रहा है बना हुआ। अगली क्लासेस में जब हम लोग पढ़ेंगे ना, तो फिर हम आप लोगों को बताऊंगा कि इस लोगों का क्या मतलब होता है। ठीक है, अभी तो हम स्टार्ट करते हैं, अपने उस पर कंटिन्यू करते हैं। अब जब हमने इनपुट लिखा तो एक इनपुट एक फंक्शन है, सही है। अब फंक्शन है, अब यहाँ पे हमें यूजर से इनपुट लेना है। अगर मैं चाहूँ, जब मैं इसको रन करूंगा तो देखेंगे ये सेल घूमना शुरू हो गया और यहाँ पे मेरा कर्सर ब्लिंक करना शुरू हो गया। अब मैं अगर यूजर से कोई इनपुट दूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे मैंने यहाँ से यूजर से इनपुट दे दिया। अब मैं अगर इसको प्रिंट करूंगा तो ये शो करेगा कि मेरा नेम है फैजान। ओके, अगर मैं इसको दोबारा रन करूं और नया इनपुट लूं और प्रिंट करूं, तो देखिए उसने नेम चेंज कर दिया। तो इस तरीके से हमारा जो इनपुट का फंक्शन है वो वर्क करता है। ठीक है, इनपुट समझ आया? यस सर। अच्छा ठीक है। अब यहाँ पे इनपुट में एक चीज़ नोट करें कि जब ये इनपुट ले रहा है तो बस ये एक एम्प्टी बॉक्स आ रहा है। अब यूज़र को अगर, तो यूज़र को हम पहले से ही मतलब पता हो कि हाँ ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, तो उसको पता है कि यहाँ पे इनपुट क्या करना है, नेम करना है या एज करनी है। अब यहाँ पे कोई बंदा अगर कोई गलत चीज़ इनपुट कर देता है तो फिर वो चीज़ प्रिंट हो जाएगी। तो अच्छे प्रोग्रामर की हमेशा निशानी होती है कि वो यूज़र को हर एक चीज़ पे गाइड कर रहा होता है। मतलब जब भी आप एप्लीकेशन डिज़ाइन करोगे तो आप देखोगे कि यूज़र को कैसे समझ आएगा कि यहाँ पे क्या चीज़ एंटर करनी है। अब जैसे, अब मैं आपको इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे जब मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, मैंने यहाँ पे कुछ टाइप नहीं करा अभी, तो यहाँ पे पहले से लिखा हुआ आ रहा है सर्च द वेब। ठीक है, तो हमेशा अच्छे यूज़र की अच्छे प्रोग्रामर की निशानी होती है कि यूज़र को वो बताता है कि उसने यहाँ पे क्या चीज़ एंटर कर सकता है या यहाँ पे क्या चीज़ आनी है, ताकि यूज़र जो है उसको उसी चीज़ का इनपुट दे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे भी कर सकते हैं कि इनपुट का जो फंक्शन है ना, हम क्या कर सकते हैं उसमें ऐसे करके स्ट्रिंग पास कर सकते हैं, एंटर योर नेम। तो देखें जब मैं यहाँ पे, अब मैं इस कोड को चलाया है तो उसने पहले इंटर योर नेम प्रिंट करा है और फिर मुझसे पूछा है कि मेरा नाम क्या है। तो अगर मैं देखूं तो मुझे यहाँ पे पता लग रहा है कि हाँ मुझे जो है यहाँ पे एक अपना नेम को इंटर करना है। अब मैं यहाँ पे अपनी एज इंटर नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे समझ आ रहा है कि प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है कि मैं यहाँ पे अपना नेम इंटर करूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अपना नेम इंटर कर दिया, तो वो नेम प्रिंट हो गया। ठीक है, समझ आ गया इनपुट कैसे लेना है? यस सर। अच्छा, उसके अलावा आउटपुट की बात करते हैं। आउटपुट पे तो सिंपल है कि आप लोगों ने प्रिंट का स्टेटमेंट यूज करना है, उसमें वेरिएबल का नाम देना है, तो वो आपका आउटपुट आ जाएगा। ओके। अच्छा, स्टूडेंट्स को कुछ स्टूडेंट्स आप लोगों को कंफ्यूजन है क्या? चैट में उन्होंने पूछा है, आप लोग कहेंगे तो हम इसको रिपीट कर देंगे। स्टूडेंट्स कंफर्म कर देंगे, दफ़ा चैट में अगर आप लोगों को समझ नहीं आया तो हम इसको एक दफ़ा रिपीट कर देंगे। ओके, श्योर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें कि यूज़र को हमें जब यूज़र से कोई इनपुट लेना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं कि ऐसे करके एक इनपुट का फंक्शन चला सकते हैं।
ठीक है, ऐसे करके हमने एक इनपुट का फंक्शन चला दिया। ठीक है, अब इसको डिलीट कर देना है। ये एक इनपुट का फंक्शन पाइथन में अवेलेबल है। अब मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ इनपुट करूँगा ना तो वो मेरे प्रोग्राम के अंदर आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये है कि जो भी मैं इनपुट ले रहा हूँ ना वो मुझे कहीं ना कहीं स्टोर करना है। सही है, तो इसको स्टोर करने के लिए मैंने क्या करा, यहाँ पे NAME नेम लिखा और इज इक्वल टू इनपुट लिख दिया, मतलब कि जो भी इनपुट आए वो मेरे नेम के वेरिएबल में सेव हो जाए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जो भी इनपुट कर रहा हूँ तो वो मेरे नेम के वेरिएबल में सेव हो गया। अब मैं अगर नेम का वेरिएबल यहाँ पे प्रिंट कर लूँ तो वो प्रिंट कर रहा है मेरी वैल्यू जो कि मैंने अभी इंटर की। यहाँ तक समझ आया स्टूडेंट्स? तो फिर हम मैं आपको आगे की चीज़ बताऊँ, कंफर्म करें प्लीज साइट में। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, अगर आप लोग जब भी यहाँ पे अगर कोई बंदा ऐसा है जिसने आपका प्रोग्राम का पहले कभी यूज़ नहीं करा और वो इनपुट ले रहा है, तो मे भी उसको नहीं पता कि यहाँ पे क्या इंटर करना है, तो वो अपनी एज वगैरह भी इंटर कर सकता है कि मैं 7 ईयर्स ओल्ड हूँ, तो वो 7 आ जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि यूज़र वही चीज़ इनपुट करे जो कि हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं, हम चाहते हैं कि वो इंटर करे, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि इनपुट के फंक्शन में पास कर सकते हैं कि हमें उससे क्या चाहिए, प्लीज इंटर योर नेम। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ऐसे लिख के बता दिया कि भाई यहाँ पे जो है आपको अपना नेम इंटर करना है। तो जब 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 इनपुट का वो आएगा बॉक्स, तो उसके पहले लिखा हुआ आ जाएगा कि आपको अपना नेम इंटर करना है। तो देखें, मैंने अपना यहाँ पे नेम इंटर करा, और जब मैं अब नेम प्रिंट करूंगा तो देखिएगा मेरा नेम प्रिंट हो रहा है। समझ आया आप लोगों को कि इनपुट को कैसे चलाना है? ओके, अच्छा, ये हो गई इनपुट लेने का तरीका। अब यूज़र को कोई आउटपुट कैसे दिखाना है, तो यूज़र को आउटपुट दिखाने का तरीका क्या है कि हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं। सही है, और उसमें जो भी हमें आउटपुट दिखाना है जैसे कि हेलो वर्ल्ड, वो हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेरी स्क्रीन के ऊपर वो प्रिंट हो गया हेलो वर्ल्ड। तो इस तरीके से हम यूज़र को कोई भी आउटपुट दिखा सकते हैं। अच्छा बच्चों, अब बात करते हैं कि हम लोग यहाँ पे मैथमेटिक्स में या प्रोग्रामिंग में हम कौन कौन से ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं एक ऐसे ऑपरेटर की जिसको हम लोग पहले दिन से यूज़ कर रहे हैं लेकिन जिसका आप लोगों को नाम नहीं पता अभी तक। तो बच्चों ये क्या है, आप लोग बता सकते हो मुझे? ये जिसको मैंने हाईलाइट करा है ये क्या चीज़ है? कोई भी आंसर कर सकता है? सर जो 19 जो एच है वो एच में वेरिएबल वेरिएबल में असाइन हो रहे हैं सर, इक्वल टू। जी बिल्कुल, ये दिखने में तो इक्वल्स टू का साइन है, इसको हम इक्वल्स टू के नाम से जानते हैं मैथमेटिक्स में। ठीक है, लेकिन अगर हम प्रोग्रामिंग के ज़बान में बात करें तो इसको हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। अच्छा, सही है, इक्वल्स टू है। आई थिंक कुछ स्टूडेंट को थोड़ा सा वो नज़र खराब आ रहा है, मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। स्टूडेंट आप लोगों को छोटा नजर आ रहा है तो थोड़ा जूम इन कर लूँ मैं? यस सर, फुल स्क्रीन अच्छा, कर। जी जी प्लीज़, मैं इसको ना वो कर लेता हूँ। अ, अब बेहतर है स्टूडेंट्स? यस सर, अब ठीक है। चलें ठीक है, आप लोग बता दिया करें क्लास में अगर कोई भी इशू है ना, कोई छोटा नज़र आ रहा है या कुछ इशू है तो फ़ौरन कम्युनिकेट कर दिया करें ताकि टीचर देख ले। अच्छा, अब इस पे वापस आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग तो इसको इक्वल्स टू के नाम से जानते हैं मैथमेटिक्स में, जिसका मतलब भी सही है। इक्वल्स टू का मतलब ये होता है कि जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है एज, वो 19 के बराबर है। सही है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम ये कर रहे हैं कि 19 को स्टोर कर रहे हैं एज के अंदर। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, वी आर हम लोग असाइनिंग वैल्यू ऑफ 19। हम 19 की वैल्यू को असाइन कर रहे हैं, किसको असाइन कर रहे हैं, टू द वेरिएबल एज। हम एज के वेरिएबल के अंदर 19 की वैल्यू को असाइन कर रहे हैं।
इसको हम प्रोग्रामिंग की जबान में कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेशन। असाइनमेंट मतलब कि हमने इनको असाइन करा है। जैसे टीचर आपको कोई असाइनमेंट देती ना, तो वो टीचर आपको वो टेस्ट या जो भी आपका क्वेश्चंस हैं वो आप असाइन कर रही है, तो वो आपको असाइनमेंट दे रही है। तो इस तरीके से हमने एज को जो है असाइन करें 19 की वैल्यू। तो इक्वल्स टू जो होता है ये यहाँ पे हमारा है असाइनमेंट ऑपरेटर। इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू, इक्वल इज असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, यहाँ तक समझ आया बच्चों? यार ओके, क्लियर है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत बेसिक से ऑपरेटर है जो कि हम लोग यूज कर रहे थे अब तक। अब हम आगे देखते हैं कि आपके पास और कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं पाइथन के अंदर। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन ऑपरेटर्स की जो कि आप जिसके साथ आप लोग बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं या जिसका आप लोगों को पहले से पता है। वो आपके हो गए मैथम अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक क्या होते हैं? जो मैथमेटिक्स में हम लोग यूज करते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स सही है। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की एग्जांपल क्या हो गई भाई कि अब जैसे कि मैं लिख दूं 5 + 6। ये प्लस जो है ये एडिशन का ऑपरेशन है, हमें सबको पता है। सही है, तो इसमें जो भी हम लिखेंगे लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे वो प्लस हो जाएगा। अच्छा, अब सिमिलरली जो है हमारे पास माइनस का ऑपरेटर है, इसको हम सब्ट्रैक्शन कहते हैं। सही है, इस तरीके से हमारे पास डिवाइड है। तो बच्चों ये जो ये साइन होता है स्लैश का, इसको हम लोग डिवाइड भी कहते हैं। प्रोग्रामिंग के अंदर डिवाइड का काम करता है। तो देखें इसमें डिवाइड करके वैल्यू दी 3.0 या 3 कह सकते हैं इसको हम। इस तरीके से मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई के लिए हमारे पास ये एस्टेरिक का साइन यूज होता है। अगर आप अपने कीबोर्ड पे देखें तो ये आपको साइन मिलेगा। शिफ्ट अगर आप लोग दबाएंगे और अपने कीबोर्ड पे 8 दबाएंगे जो कि बार के अंदर आ रहा होता है, तो आपको ये ऑपरेटर मिल जाएगा। तो अगर यहाँ पे 2 × 2 करूँ तो देखें आंसर 4 आ रहा है। तो यहाँ तक तो क्लियर होगा आई होप। कि यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है बच्चों तो पूछ सकते हैं आप लोग कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सब क्लियर है यहाँ तक अभी? यस सर। सही है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे और हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं जो कि हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि लॉजिकल ऑपरेटर या फिर कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो पहले शुरू करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर से। आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा अपनी मैथमेटिक्स की क्लासेस में। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं? 6 > 2। इसका क्या मतलब है? कोई मुझे बताएगा कि ये स्टेटमेंट क्या क्या इसका क्या मतलब है स्टेटमेंट का? सर सिंपल 2 से बड़ा है। तो ये हम क्या बेसिकली ये हमने लिखा है। हमने बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है एक। हमने क्या क्वेश्चन लिखा है? क्या 6 2 से बड़ा है? हमने ये बोला नहीं है कि 6 से 2 से बड़ा है, हमने ये क्वेश्चन करा है कि क्या 6 2 से बड़ा है। ये हमने क्वेश्चन करा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ना, कि क्या 6 2 से बड़ा है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं इसको लिखूं, जब मैं इंटर करूंगा ना तो देखना आंसर क्या आएगा। आंसर क्या है? ट्रू। ट्रू का क्या मतलब है? अब यहाँ पे मैं शुरू से आते हैं। शुरू से क्या आते हैं कि जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 5 + 6, तो मैंने इसको बोला मुझे 5 और 6 को जमा करके बताओ या 5 और 6 को ऐड करके बताओ। ठीक है, तो उसने मुझे बता दिया कि इसका सम 11 बनेगा। तो मैंने इससे क्वेश्चन करा, ये जो है ये एक हमारा एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये हम कह नहीं रहे कि 5 + 6 है, हम ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन है 5 और 6 को प्लस कर दो, ये हम इससे पूछ रहे हैं कि इसका आंसर हमें बताओ। तो इस तरीके से जब हम ये लिख रहे हैं 6 > 2, ये भी एक क्वेश्चन है हम जो कंप्यूटर से कर रहे हैं कि हमें पता करके बताओ क्या 6 2 से बड़ा है। अच्छा, यहाँ पे जो साइन है इसको हम ग्रेटर देन का साइन कहते हैं। ठीक है, तो क्योंकि 6 जो है मैथमेटिकली 2 से बड़ा होता है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, तो वहाँ तक तो बड़ा ही होता है। तो यहाँ पे ये ट्रू कह रहा है। ठीक है,
यहाँ पे 6 > 2, सही है। और जब इसका आंसर क्या आ रहा है, ट्रू। अच्छा, अच्छा बच्चों, यहाँ पे पता है ट्रू का क्या मतलब है? अब लोग बताएं ट्रू का क्या मतलब है यहाँ पे हमारे प्रोग्राम के हिसाब से। हाँ, हमारा प्रोग्राम कह रहा है कि बेसिकली जो हमने ऊपर बात करी है 6 > 2, ये करेक्ट बात है। अच्छा, अगर हम लिखते हैं 6 <2 या 6 <2, तो ये बोलेगा फॉल्स। अब ये फॉल्स क्यों बोल रहा है? ये कह रहा है कि जो आपने स्टेटमेंट लिखा है ये इनकरेक्ट है या ये गलत है स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये हमने दो ऑपरेटर्स पढ़ लिए। अच्छा, इसके अलावा अगर आप लोग देखो तो आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का भी एक वो होता है कि ग्रेटर देन भी चेक करो और इक्वल्स टू भी चेक करो। तो अगर आप लोग देखें तो क्या 4 जो है ग्रेटर देन 3 है? बताएं, अब मैं इसको एंटर करूँ तो क्या आंसर आएगा, ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा? ओके। सर अच्छा, ट्रू आएगा। अगर मैं 4 <4 करूंगा फिर क्या आएगा? फॉल्स क्या आएगा सर। क्या 4 4 से बड़ा है? नो सर, इक्वल है। इक्वल है। अच्छा, अगर मैं फिर यहाँ पे ऐसे कर दूं ग्रेटर देन के बाद इक्वल्स टू कर दूं तो अब क्या आंसर आएगा? अब मैं पूछ रहा हूँ क्या 4 4 से बड़ा या 4 के बराबर है? मैं बोलूँ इज 4 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो अब बताएं अब आंसर क्या आएगा? सर इक्वल टू 4 होगा, लेकिन ग्रेटर नहीं होगा। हाँ, तो इसका मतलब बेसिकली ये जो है ना, ये पाइथन में हम लोग जब ये पूछना चाहें ना कि ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका मतलब है या तो बराबर हो या बड़ा हो। तो ये ट्रांसलेट इस तरीके से आप करोगे। तो अगर मैं इसको ट्रांसलेट करके बताऊं तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन, इज 4 ग्रेटर देन 4 और इक्वल्स टू 4। अब इसमें कोई सा भी अगर कंडीशन ट्रू हो जाएगी, मतलब कि या तो 4 4 के बराबर होगा या 4 से बड़ा होगा, तो इसका आंसर ट्रू आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसका आंसर लिखूं तो ट्रू आ रहा है। ठीक है। अच्छा, क्या हम ये चेक कर सकते हैं पाइथन के अंदर कि एक चीज़ दूसरी चीज़ के बिल्कुल बराबर है या नहीं, ये दो चीज़ें बराबर हैं या नहीं? तो अगर मैं 4 = 4 लिखूं तो आंसर क्या, तो आप लोगों को बताएं क्या होगा? ट्रू होगा सर। कोई और बताएगा? ट्रू होगा। जब मैं इसको चलाऊंगा तो मेरे पास एरर आएगा। अब एरर क्यों आएगा? अब आप लोग बताइए एरर क्यों आया? आप लोगों को बताया ना मैंने, जैसे इक्वल्स टू को हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, यहाँ पे। किस काम के लिए यूज़ करते हैं? असाइनमेंट के लिए। अब मसला ये है क्योंकि पाइथन की लैंग्वेज एक ही तरीके से लिख के जा सकती है, और उसमें एक वर्ड का एक ही मीनिंग होता है। तो यहाँ पे जब मैं इक्वल्स टू लिख रहा हूँ तो वो बोल रहा है आप 4 को 4 की वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। वो समझ रहा है मैं चाह रहा हूँ कि मैं 4 को 4 की वैल्यू असाइन कर दूँ, जबकि ऐसा नहीं है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं कंपेयर करूँ। तो इसके लिए तरीका क्या होता है, जब हमें दो चीज़ों को इक्वेलिटी उनकी चेक करनी होती है, चेक करना होता है वो बराबर है नहीं है, तो हम दो इक्वल्स यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, समझ आया ओके बच्चों? सर। यस सर। तो ये जो है तरीका क्या है हमारा, जहाँ से हमने चेक करा कि भाई ये दो चीज़ें बराबर है या नहीं है। तो हमने इक्वेलिटी चेक करी, इक्वल्स टू चेक करा। तो ये होते हैं हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेशंस। ठीक है। अच्छा, जिस तरीके से ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है, इस तरीके से एक लेसर देन इक्वल्स टू का भी साइन होता है। तो मैं अगर ये पूछ रहा हूँ इज 3 <4, तो आप लोग बताएं क्या आंसर आएगा? 3 <6 क्या आंसर आएगा? ट्रू। ठीक है। ट्रू सर। और अगर मैं पूछ रहा हूँ 3 = 2 और <6, तो बताएं क्या आंसर आएगा? मैं पूछ रहा हूँ 3 = 2 और लेसर ट्रू। देन सिक्स ट्रू होगा सर, क्योंकि इससे लेस देन तो हो ना। लेस देन है, बिल्कुल है, लेकिन एक मसला है। मसला क्या है? सिंटेक्स का। सिंटेक्स का मसला क्या है बेसिकली? सिंटेक्स कहता है
कि लेसर देन या ग्रेटर देन का साइन आपने पहले लिखना है और इक्वल्स टू का साइन हमेशा बाद में लिखना है। तो अगर मैं चेक करना चाहता हूँ 3 6 से छोटा है या फिर 6 के बराबर है, तो मैं पहले लेसर देन वाली चीज़ लिखूंगा, फिर इक्वल्स टू वाली चीज़ पूछूंगा। सही है, ये सही सिंटेक्स है। ठीक है, ओके सर। अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि इसका क्या मतलब होता है ना, जब आप लोग आगे एडवांस चीज़ें पढ़ोगे ना, तो ये असल में इस तरीके से अगर हम लिखें या इस तरीके से लिखें तो इसका एक और मतलब होता है, तभी ये हमें यूज़ नहीं करने दे रहा। अच्छा, तो यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर है बच्चों? यस सर। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोग देखो, जब हम इस पार्ट पर आए और हमने इसको 4 = 4 करने को बोला तो इसने हमें एरर दे दिया। ठीक है, अब इसने हमें एरर क्यों दिया बच्चों? क्योंकि हमने पहले दिन एक चीज़ पढ़ी थी कि नेचुरल लैंग्वेज जो होती है ना, नेचुरल लैंग्वेज हम जब भी इसमें बात करते हैं, तो ये एक बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है। अगर आप लोग समझो इस बात को, आपकी क्लास से रिलेटेड नहीं है, लेकिन अगर आप इस चीज़ को समझो कि नेचुरल लैंग्वेज या वो लैंग्वेज जिसमें हम बात करते हैं, आपस में कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ, वो लैंग्वेज जो है वो हमेशा एक एम्बिगुअस होती है। एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है कि उसमें आपके जो वर्ड्स हैं उसके दो मतलब हो सकते हैं कभी कभी। ठीक है, अब जैसे कि अगर आप लोग देखो कि एक सेम वर्ड के दो मतलब हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे हम ऐड ऐड की बात करें, अगर मैं ऐसे करके लिख रहा हूँ, एक ऐड का वर्ड होता है। सही है, अगर हम इसको इंग्लिश लैंग्वेज में बोलते हैं तो इसके दो मतलब हो सकते हैं। ऐड का मतलब ये होता है कि भाई मैं दो चीज़ों को प्लस करना चाह रहा हूँ। सही है, एक ये मतलब होता है ऐड का मैथमेटिक्स में, ऐसा ही होता है। यस सर। कभी कभी ऐड का मतलब ये भी होता है कि आप बोलते हो यार प्लीज ऐड मी टू द ग्रुप, जैसे आप एडमिन को मैसेज करते हो ऐड मी टू द ग्रुप। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो दोनों जो बातें हैं वो ठीक है, मतलब अगर आप इसको 4 8 5 करो तो आप बोलोगे इसका आंसर 9 है। लेकिन अगर आप किसी को बोल लो प्लीज ऐड मी टू द ग्रुप, तो यहाँ पे ऐड का मतलब अलग है। समझ आई बात? यहाँ पे यस दोनों जो सर। बातें वो अपनी जगह दुरुस्त है, मतलब उसमें बातों में कोई मसला नहीं, लेकिन उन दोनों में उसका मतलब अलग अलग है। तो जब भी नेचुरल लैंग्वेज है, ऐसी लैंग्वेज जो इंसान बोलते हैं ना उसमें, तो उसमें जो है एक ही वर्ड या एक ही जो कॉन्सेप्ट है वो अलग अलग मतलब हो जाते हैं उसमें। लेकिन जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनती है ना, जब भी हम कंप्यूटर से बात करते हैं, कंप्यूटर से बात करने का उसूल क्या होता है, ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने का जो मकसद होता है वो ये होता है कि हम ऐसे केसेस जहाँ पे एम्बिग्विटी आ सकती है, कि जहाँ पे बंदे को खाली इस वर्ड को देख के, ऐड ऐड के वर्ड को देख के पता नहीं लग सकता कि ऐड के हमारा जो है उससे हम क्या ऑपरेशन चाह रहे हैं, हम उससे एडिशन करवाना चाह रहे हैं या हम उससे ग्रुप में ऐड होना चाह रहे हैं। तो तो ऐसे केसेस को हम लोग कभी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं लिखते। तो हमेशा फिर क्या होता है कि जब भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिज़ाइन होती है ना, तो कोशिश की जाती है कि हम लोग जो है कोई भी एम्बिग्युइटी ना रखें। अब मैं इसको यहाँ पे कैसे रिलेट करेंगे हम, कि जब हमने इसको बोला 4 = 4, तो इसने ये नहीं समझा कि मैं चाहता हूँ कि 4 को 4 से कंपेयर करूँ, इसने ये समझा कि 4 को असाइन करना चाह रहा हूँ। क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जो बनाने वाले हैं उसने इक्वल्स टू का जो ऑपरेशन है उसको खाली इस काम के लिए रखा है कि आप उससे एक चीज़ को दूसरी चीज़ को असाइन कर सकते हो। अगर आपको एक कंपैरिजन करना है तो उसके लिए उन्होंने दूसरा ऑपरेटर करा है, इज इक्वल टू का। तो इससे क्या होता है, इससे हमने क्या सीखा कि जब भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कंप्यूटर से हमें बात करनी होती है तो उसमें एम्बिग्विटी नहीं हो सकती, नो एम्बिग्विटी इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। समझ आई बात? स्टूडेंट ये वाली बात आपको समझ आई कि एम्बिग्विटी हम प्रोग्रामिंग यस लैंग्वेज सर। में नहीं रख सकते? यस इस सर। ये बेसिकली इसलिए होता है कि हम लोग जब भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखें, तो अगर आप भी कोई काम करो या मैं कोई काम करूं, तो हम लोग अगर इज इक्वल टू का ऑपरेशन लिखें तो दोनों का मतलब सेम हो। सही है, तो वापस अगर हमारे मेन पॉइंट में है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग अगर इस चीज़ को देखो, अब हम लोग 4 = 4 करें, इसका मतलब है हम चाह रहे हैं कि कंपेयर हो जाए 4 और 4 के साथ।
मतलब क्या 4 4 के बराबर है, तो उसका आंसर क्या है, ट्रू। ठीक है। अच्छा बच्चों, अगर आप लोग इस बात को बताओ कि क्या 5 5 के बराबर होता है। यस सर। यस। अच्छा, क्या हम चेक कर सकते हैं क्या एक नंबर दूसरे नंबर के बराबर नहीं है। अब मुझे चेक करना है क्या 3 3 के बराबर है, क्या 3 और 4 बराबर है बच्चों। नो सर। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज चेक करते हैं, यहाँ पे एक और ऑपरेटर होता है, इसको हम कहते हैं नॉट। यहाँ पे अगर आप लोग एक्सक्लेमेशन मार्क लिख दो, इसका मतलब होता है मैं चेक करना चाह रहा हूँ, मैं चेक करना चाह रहा हूँ इस 3 नॉट इक्वल टू 4, मैं चेक करना चाह रहा हूँ क्या 3 और 4 बराबर नहीं है। तो आप लोग एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो, क्या 3 और 4 बराबर है या बराबर नहीं है। बराबर नहीं है सर। बराबर नहीं है, ठीक है। तो आप लोग एग्री कर रहे हो कि 3 जो है 4 के बराबर नहीं है, तो नॉट इसका मतलब होता है नॉट। तो देखो इसका आंसर है 2। अच्छा, अगर मैं लिखूं 5 नॉट इक्वल टू 5, तो अब इसका आंसर क्या आएगा। सर फॉल्स आएगा। फॉल्स क्यों आएगा। क्योंकि 5 5 के इक्वल है ना सर। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये आज हमने पढ़ा कि आपके जो है अरिथमेटिक ऑपरेशन कैसे काम करता है, असाइनमेंट ऑपरेशन कैसे काम करता है, और कंपैरिजन ऑपरेटर कैसे काम करता है। अच्छा, आज अभी एक और चीज़ देखते हैं। अभी तो हमने देखा कि नंबर को कैसे ऐड करते हैं, नंबर को कैसे कंपेयर करते हैं। नंबर के साथ तो हम सब वाकिफ में, पहले वो तो हम मैथ में पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अब लेट से मेरा एक वेरिएबल है नेम का। नेम मेरा है लेट से फैजान, और मैं उसको हेलो बोलना चाहता हूँ, फैजान को मैं हेलो बोलना चाहता हूँ, तो मैं उसको ग्रीट करना चाहता हूँ, या मैं उसको वेलकम करना चाहता हूँ। तो मैंने उसको बोला कि फैजान को वेलकम करो, फैजान को ग्रीटिंग करो। तो ये मैंने दो वेरिएबल बना लिए, वेलकम और फैजान। क्या मैं इनको भी कंबाइन कर सकता हूँ पाइथन के अंदर। यस सर कर सकते हैं। अब ये कैसे करेंगे, हम ग्रीट लिखेंगे, प्लस लिखेंगे और नेम लिखेंगे। तो इसने कर दिया वेलकम फैजान। आप लोग एक चीज़ यहाँ पे नोट करो कि जैसे हम लोगों ने जब यहाँ पे प्लस करा था, 5 + 6 11 आया था उसका आंसर। तो इसने जब दोनों स्ट्रिंग्स को ऐड करा, तो उसने आपस में उनको जोड़ दिया। अच्छा, यहाँ पे आप लोग एक चीज़ देखो कि अगर मैं चाहूँ तो बीच में एक में स्पेस भी ऐड कर सकता हूँ, मैं बीच में प्लस लिखूँ और यहाँ पे एक स्पेस भी बीच में ऐड कर दो। तो ग्रीट प्लस स्पेस प्लस नेम। अच्छा, आपके आपके नेम की एग्जांपल दें, आप अपना नेम बताएं स्टूडेंट हमें, फिर हम आपके नेम की एग्जांपल भी दे देंगे। चलें, चले भाई, अक्सा के नाम की एग्जांपल भी दे देते हैं हम। तो ग्रीट, ओके ओके, वेलकम अक्सा। ओके। अच्छा। अच्छा, यहाँ पे अब, यहाँ पे हम लोग अब एक इंटरेस्टिंग काम करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं नेम मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ पे क्या होगा, अगर आप लोग बता सकते हैं कि नेम नेम को अगर हम मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो क्या होगा। सर 2 टाइम्स आएंगे नेम। एरर तो नहीं आएगा। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हमने इस नेम को 2 दफ़ा प्रिंट करा, तो नेम आपके पास 2 दफ़ा प्रिंट हो चुका है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं हम लोग ना एक्स्ट्रा। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने नेम को प्रिंट ले लिया। अब मैं अगर चाहूँ, क्या मैं नेम से कुछ माइनस कर सकता हूँ, नेम से मैं 2 माइनस कर सकता हूँ। अब क्या होगा।
सर माइनस तो नहीं हो सकता शायद। हाँ, अब उसने एरर दे दिया, उसने बोला कि स्ट्रिंग में से स्ट्रिंग माइनस नहीं हो सकता, स्ट्रिंग में से कोई इंटीजर माइनस नहीं हो सकता। अच्छा, अगर हम बोलें कि भाई नेम में से कोई स्ट्रिंग को माइनस कर दो, नेम माइनस ऐसे, तो उसने बोला कि स्ट्रिंग में से स्ट्रिंग को माइनस हो सकता। इसका क्या मतलब है कि स्ट्रिंग्स जो हैं उन पे हमारे पास डिवीजन या फिर माइनस का साइन एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, समझ आई बच्चों? यस सर। अच्छा, अब वापस आते हैं अपने इनपुट के ऊपर। अच्छा, इनपुट पे वापस आते हैं, इनपुट कहाँ गया हमारा, ये रहा। अच्छा, इनपुट पे हम वापस आए, यहाँ पे मैंने इनपुट का वो लिखा, यहाँ पे मैं एज इनपुट ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं आप लोगों को बेसिकली एक कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ, वो देखते हैं। प्लीज एंटर योर एज। तो बच्चों आप लोग के हिसाब से मुझे अपनी एज एंटर करनी चाहिए, तो क्या मेरी एज फैजान है? नो सर। एज कोई नंबर होगा, राइट? यस सर। लेट से मैंने लिखा 23, स्पेस भी यहाँ पे क्या एक्सट्रा कर देते हैं ताकि समझ आए। 23। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे एज अपनी लिखी हुई है 23। तो बच्चों आप लोग बता सकते हो क्या ये नंबर है या स्ट्रिंग है? चलो मैं आपको कोई ऑप्शन देता हूँ। क्या ये इंटीजर है, क्या ये स्ट्रिंग है, या क्या ये फ्लोट है? सर इंटीजर है। अच्छा, इंटीजर है आप लोग कह रहे हो। अच्छा, अब इसकी डेटा टाइप देखते हैं, चेक करते हैं क्या है। अगर हम टाइप के अंदर वेरिएबल का नाम लिखें ना तो ये डेटा टाइप बता देता है हमें। तो क्या बताइए इसमें? स्ट्रिंग। अब आप लोग बोलोगे कि सर ये स्ट्रिंग कैसे आ गया, आपने तो नंबर इंटर किया था। तो बच्चों, अच्छा यहाँ पे मैंने पहचाना कैसे कि ये स्ट्रिंग है। आप लोग ये देख रहे हो इसके बाहर ये कोट्स हैं, देख रहे हो? टू टू से पहले एक ये आ रहा है, बैकटिक आ रहा है, फिर बाद में भी ये आ रहा है साइन। तो हमेशा कोटेशन में क्या होता है, हमेशा देखो ना सिंगल कोटेशन में स्ट्रिंग लिखा हुआ होता है। तो देखो 23 भी लिखा हुआ है ना, तो इसलिए स्ट्रिंग है। अच्छा, अब वजह क्या है कि स्ट्रिंग में क्यों आया, कि जो भी हम लोग इनपुट लेते हैं ना, इनपुट के अंदर जो भी हम इनपुट लेते हैं, भले वो नंबर डाले, डेसिमल डाले, वो हमेशा स्ट्रिंग में आता है। ये इनपुट फंक्शन की खासियत है कि जो भी आप इनपुट लोगे वो स्ट्रिंग में आएगा। अब लेकिन मुझे जो है कभी कभी जो है अपना जो है नंबर को, मुझे इसको नंबर बनाना होता है। ठीक है, अब जैसे मैं इसको एज अ एज को मैं एज अ स्ट्रिंग तो नहीं रख सकता प्रोग्राम में, नंबर के तौर पे रखना पड़ेगा। सही बात है ना? तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एज को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ इंटीजर के अंदर। एज इज इक्वल टू INT, इंटीजर, और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा एज। इसमें मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि एज को, जो कि अभी स्ट्रिंग है फिलहाल, इसको आप कन्वर्ट कर दो इंटीजर के अंदर। तो अगर मैं यहाँ पे एज को प्रिंट कर रहा हूँ, एज की टाइप प्रिंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि प्रिंट हो रहा है स्ट्रिंग। ठीक है, मैं यहाँ पे 23 इंटर कर रहा हूँ, तो ये 23 एज अ स्ट्रिंग जा रहा है। अब मैं अगर इसको कन्वर्ट करूँ एज में, इंटीजर में, और फिर दोबारा से प्रिंट करूँ, तो देखो क्या आ गया, इंटीजर। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे कोड्स नहीं आ रहे अब। तो इसको हम कहते हैं, इस कॉन्सेप्ट को, टू कन्वर्ट वन डेटा टाइप इनटू अनदर, वी कॉल इट टाइप कास्टिंग। हम इसको कहते हैं टाइप कास्टिंग, टाइप कास्टिंग। ओके, समझ आया बच्चों?
इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं टाइप कास्टिंग। इसमें क्या होता है कि हम एक डेटा टाइप को दूसरी डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा, तो हमारी क्लास का टाइम एंड होने वाले, तो अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लें। ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है राइट? नो सर। अच्छा। अच्छा, आप लोग एक बात की कंफर्मेशन है कि आप लोगों ने अपने एंड पे सबने जो जो सीख रहा है, तो उसने पाइथन को सेटअप कर लिया अपने एंड पे, आप लोगों को चलाना आ गया है इंटरफेस कोलैब वगैरह का, जो भी आप लोग यूज़ करते हो? यस सर, आगे। कोई इशू वगैरह हो तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क एनीवन, मॉडरेटर को या ग्रुप में किसी से पूछ सकते हो आप लोग। और उसके अलावा अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और आप लोगों के लिए होमवर्क है कि आप लोगों ने क्या करना है। एक होमवर्क भी आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं। होमवर्क क्या है, आपने क्या करना है? टेक टू नंबर्स, टेक टू इनपुट्स फ्रॉम यूजर एंड देन प्रिंट देयर एंड देन subtract फर्स्ट नंबर फ्रॉम सेकंड नंबर एंड प्रिंट द ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने ये करना है, ये आपका होमवर्क है कि आपने दो इनपुट्स लेने हैं यूजर से, इस तरीके से कि पहले आप बोलोगे कि नंबर वन इनपुट लोगे, ठीक है। फिर आप यूजर से नंबर टू इनपुट लोगे। जब ये दोनों नंबर आ जाएंगे इनपुट, तो आप लोगों ने कुछ कोड लिखना है जिसमें आप लोग उसको वो कर रहे होगे, अच्छा, आपस में उनको सब्ट्रैक्ट कर रहे होगे, सब्ट्रैक्शन करवानी है, और फिर प्रिंट करवाना है कि आंसर आंसर क्या होगा। ठीक है, समझ आ गया बच्चों असाइनमेंट्स? यस सर। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करो। अच्छा, कोडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी हम लोग चीज़ पढ़ रहे हैं उसको आप लोग खुद से प्रैक्टिस करो, क्योंकि जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों के पास एरर आएगा, आप लोग कभी कभी मुश्किल में फंसोगे, एरर आएगा। तो आप लोग उसको जब एरर को रिजॉल्व करोगे ना, जब आप उसको ठीक करोगे, तो उससे आपकी लॉजिक बिल्डिंग होती है। और प्रोग्रामिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है लॉजिक बिल्डिंग। सिंटेक्स तो आप लोग सीख लेते हो, विद टाइम आप सीख जाओगे कि इसको कैसे लिखना है, लेकिन लॉजिक बनाने के लिए आप लोगों को टाइम लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो नोटबुक है ये आप हम लोग आपके साथ भी शेयर कर देंगे, मैं शेयर कर दूंगा। तो फिर ये है कि आप लोग इससे पढ़ सकते हो। अगर हम लोग की जो पूरी क्लास है उसका जो कोड हमने लिखा है आज, वो इस नोटबुक पे आपको मिल जाएगा। अ, अगर किसी का कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेश्चन करो, वरना हम सेशन को एंड करते हैं। एनी क्वेश्चंस स्टूडेंट्स? नो सर। ओके, चलें, थैंक यू सो मच सर फॉर सच अ वंडरफुल सेशन। हम सेशन एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ मैम। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह हाफिज़ सर। थैंक यू स्टूडेंट फॉर ज्वाइनिंग द सेशन टुडे। ख्याल रखें अपना, अल्लाह हाफिज़।